हेलो एवरीवन। 12th 2023 एग्ज़ाम के लिए आपको एक लेक्चर हम पहले बता चुके थे। आइए उसको कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में बताए थे हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा कंसेप्ट। दूसरे चैप्टर में आइए डिटर्मिनांट में पूरा कंसेप्चुअल एक सिनॉप्सिस ले लेते हैं हम लोग। इस सवाल बनाने में आपको कोई कठिनाई ना हो। डिटर्मिनांट एक अरेंजमेंट है जिसमें नंबर्स को दो पैरेलल लाइन के बीच में प्लेस करते हैं। जिस नंबर को हम प्लेस करते हैं उसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनांट। एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनांट, ये जो एलिमेंट्स है ये रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक कुछ भी हो सकता है। जो एलिमेंट हॉरिजेंटल है इससे रो बनता है और जो वर्टिकल है उससे कॉलम बनता है, एक नियम के साथ, एक शर्त के साथ कि रो और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। NR is equals to NC. For a determinant it is necessary that number of row is equals to number of columns. मान लीजिए कि 2 रो और 2 कॉलम है, तब हम इसको कहेंगे सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनांट। और अगर 3 रो और 3 कॉलम हो जाए, जैसे मान लीजिए ABCDEFGHI, तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो ये कहलाएगा आपका थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट। अब इस दोनों ऑर्डर के डिटर्मिनांट को सोल्व करने के लिए हम लोगों को सीखना है। पहले हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनांट को हम कैसे सोल्व करेंगे। स्पीड में, कम समय में पूरा सिलेबस को रिवाइज करना है। तो पहले हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट। सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट में 2 रो और 2 कॉलम होंगे। ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं A और D, ये होगा एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। C और D जो है ये कहलाएगा एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, और इनका सॉल्यूशन होगा प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक डिटर्मिनांट है जिसके पहले रो में एलिमेंट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड रो का एलिमेंट है कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट, प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट कौन है? साइन थीटा और साइन थीटा। इनको आप प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, बीच में चिन्ह क्या होगा? माइनस। फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट निकालेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस और माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस। तो ये एक बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गया जिसका वैल्यू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आइए थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनांट में चलते हैं। तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनांट में 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनांट का एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं। ABCDEFGHI 3 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनांट को सोल्व करने के लिए आपको 3 बात जानना होता है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात आपको जानना चाहिए किसी एलिमेंट का साइन, दूसरा माइनर और तीसरा कोफैक्टर। एक एक बात को मन से समझिएगा। साइन कैसे निकालते हैं? तो टू फाइंड द साइन ऑफ एनी एलिमेंट इन ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट we find the sum of
number of row and number of column of that particular element. If the sum is even, then sign is positive, and if the sum is odd, then sign is negative. क्या कहे एक बात फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए ए का साइन निकालना है, तो ए किस रो में है? फर्स्ट रो में। और किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में। इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ने पर सम आपको मिल गया 2। 2 क्या है? इवन। इवन है तो साइन होगा पॉजिटिव। मान लीजिए एच का साइन निकालना है, तो एच किस रो में है? थर्ड रो में। किस कॉलम में है? सेकेंड कॉलम में। जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। 5 क्या है भाई? ऑड। तो ऑड का साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी नोवो जो एलिमेंट है इनका अपना एक साइन है। तो इस साइन को जल्दी से याद रखने के लिए एक ट्रिक्स है, आप ध्यान दीजिएगा कैसे। जैसे केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है, एक प्लस एक माइनस, वैसे ही आप एक प्लस से शुरुआत कीजिए और प्लस माइनस साइन को इस प्रकार से अल्टरनेट अरेंज कीजिए कि न तो 2 लगातार प्लस हो और ना ही 2 लगातार माइनस हो। एग्जैक्ट सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। यानी पहला एलिमेंट का साइन पॉजिटिव, दूसरे एलिमेंट का निगेटिव, फिर पॉजिटिव। और भी अगर आप शॉर्ट में आसान में याद करना चाहते हैं तो तिरछा तिरछी प्लस होगा और बाकी सब माइनस होगा। यानी 5 एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ है और बाकी का जो 4 एलिमेंट है वो निगेटिव साइन के साथ। साइन क्लियर हो गया। अब माइनर देखते हैं। माइनर देखिए, किसी एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो हम उस एलिमेंट के रो और कॉलम की संख्या को छोड़ देते हैं। जिस एलिमेंट का माइनर लिखना हो उसके रो और कॉलम को हम छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही हमारा एक डिटर्मिनेंट था, A B C D E F G H I, यही डिटर्मिनेंट में है। मान लीजिए ए का माइनर लिखना है तो ए वाले रो और ए वाले कॉलम को छोड़ देंगे। जो बच गया सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट E F H I, ये हो गया आपका माइनर ऑफ ए। माइनर को लिखते हैं M से। ए क्या है भाई? तो ए का अपना एक पहचान है, ये पहले रो में है और पहले कॉलम में है। तो इसको लिखने का तरीका होता है M11। M11 का मतलब हुआ माइनर ऑफ द एलिमेंट विच इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब आइए कोफैक्टर पर। तो पहले 2 जब सीख चुके हैं तो तीसरा जो है इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। यानी साइन और माइनर के प्रोडक्ट को कहते हैं कोफैक्टर। जैसे ए का कोफैक्टर निकालना है तो लिखेंगे C11। C11 मतलब माइनर तो लिखना ही है भाई, और साइन को भी लिखना होगा। तो ए का साइन था पॉजिटिव, वैसे ही बी का लिखिएगा तो बी का साइन निगेटिव होगा, सी का साइन अपना होगा। ये हो गया थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सीखने का तरीका। अब हम बता रहे हैं आपको कि थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल से हम आपको बताएंगे कि थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करेंगे, और यहाँ से आपको किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व के लिए क्या रूल है, ध्यान दीजिएगा। किसी थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का मतलब होता है अलजेब्राइक सम ऑफ कोफैक्टर्स। अलजेब्राइक सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ
all the elements in a particular row और कॉलम। किसी पार्टिकुलर रो अथवा कॉलम के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर का जोड़ थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ R1 से एक्सपेंड करते हैं भाई, तो R1 का एलिमेंट है 1 2 3, तो हम 1 2 3 को लिख देंगे। फिर सब के साइन को आप लिखिए। तो 1 का साइन क्या है भाई? पॉजिटिव, 2 का निगेटिव, 3 का पॉजिटिव। अब लिखिए 1 का माइनर, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक बार में ही सीख जाइएगा। तो 1 का माइनर मतलब 1 वाले रो खत्म, 1 वाला कॉलम खत्म, तो बच गया 5 6 8 9। जहां दिक्कत हो वीडियो को पॉज कर करके 1 मिनट पीछे देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। 2 का माइनर क्या होगा? तो 2 वाले रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो बचेगा 4 6 7 9। 3 का माइनर क्या हो जाएगा? तो 3 वाले रो और कॉलम को हटा देंगे, 3 वाले रो और कॉलम देखिए हट गया, तो बच गया 4 5 7 8। अब आप क्या करेंगे? तो अब हो जाएगा आपका 1 इंटू देखिए 5 9 जा 45, 8 6 जा 48, -2 इंटू 4 9 जा 36, 7 6 जा 42, +3 इंटू 8 4 जा 32, -7 5 जा 35। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 36 -42 -6 इंटू -2 यानी +12, और ये हो जाएगा -3 इंटू 3 तो -9 यानी -12 + 12 बराबर 0। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 0। तो इसके माध्यम से 2-4 सवाल आप और जोड़िएगा, बनाइएगा, देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हम लोग कुछ यूज करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इसको यूज करते हुए सवाल बनाना चाहिए। देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या है, डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में बना करके इसको खत्म करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई एक रो का सभी एलिमेंट या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा 0। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि किसी डिटरमिनेंट में रो वाले एलिमेंट को यदि हम कॉलम वाले एलिमेंट में कन्वर्ट कर दें तो डिटरमिनेंट का वैल्यू वही मिलेगा। जैसे ए बी सी रो में 1 में था, हम इसको कॉलम 1 में कर दिया, डी ई एफ को कॉलम 2 में कर दिया, जी एच आई को कॉलम 3 में कर दिया, तो इस दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होगा। तीसरा बात है, यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए। चौथा प्रॉपर्टीज है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में आप 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहता है लेकिन साइन चेंज कर जाता है। यानी R1 को हम R2 में कन्वर्ट कर देते हैं, R3 को छोड़ देते हैं एज इट इज, तो जैसा है वैसा रह जाएगा। किसी भी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट को यदि आप इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहेगा लेकिन साइन चेंज कर जाएगा। पांचवा प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में आप कोई बाहरी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी एक ही रो या एक कॉलम में
मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक रो या एक कॉलम में। मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, तो ये हो जाएगा 2a 2b 2c d e f g h i, इस प्रकार से। और छठा प्रॉपर्टीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज है कि किसी डिटर्मिनेंट को सोल्व करने में ये आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाए किसी एक पार्टिकुलर रो में या एक पार्टिकुलर कॉलम में। टू सोल्व अ डिटर्मिनेंट इट इज नेसेसरी दैट टू गेट मैक्सिमम जीरो इन ए पार्टिकुलर रो और कॉलम। तो उसके लिए कुछ ऑपरेशन डिफाइंड है। आप एक रो में दूसरे रो को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही डिफाइंड है। किसी एक रो में आप दूसरे और तीसरे रो के सम को जोड़ सकते हैं। R1 में आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं। R1 में आप R1 प्लस R2 माइनस R3 कर सकते हैं। मकसद यही है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम जीरो इन ए पार्टिकुलर रो और पार्टिकुलर कॉलम। तो एक प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिएगा। हम चलते हैं इस पर एक प्रॉब्लम बना करके अगले चैप्टर में। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर एंड 1, जहां ओमेगा जो है यह है कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इस टाइप का सवाल 12 बोर्ड में पूछा जाता है। ओमेगा, ध्यान दीजिएगा, ये ओमेगा है। ओमेगा का वैल्यू होता है -1 माइनस रूट 3i/2। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 प्लस रूट 3i/2 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। ध्यान दीजिएगा, ओमेगा क्यू बराबर होता है 1। तो इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे सोल्व करेंगे। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग ये प्रयास करेंगे कि कोई ना कोई एक ऐसा प्रॉपर्टीज लग जाए जिससे इसका वैल्यू इवेल्युएट हो जाए। आप देखिए, अगर कॉलम 1 में कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों को जोड़ देते हैं तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहां भी देखिए ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जैसे ही एक बार आपको मिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आपका काम बन गया। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 0 होगा। तो कॉलम 1 में हम कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ का जो एलिमेंट होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, जहाँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप यूज करेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। एंड सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आपने ऑपरेशन किया है कॉलम 1 में, इसका मतलब कॉलम 2 और कॉलम 3 में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अब आप देखिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0, तो ये तीनों हो गया 0। अब आप प्रॉपर्टीज लगाइए कि किसी डिटर्मिनेंट में यदि एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 0। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको मिल गया 0। तो इस प्रकार से आप डिटर्मिनेंट बड़ी आसान से सोल्व कर सकते हैं। चलिए, डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन पर एक सवाल 12 बोर्ड 2023 में आने वाला जो संभावित है उसको आप देख लीजिए, एकदम श्योर आने वाला है।
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वॉल्यूम 2 एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसको निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस कर करके जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को एकदम आना ही आना है। कैसे निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर? यदि एक वेक्टर है a बराबर a1i प्लस b1j प्लस c1k और b बराबर है a2i प्लस b2j प्लस c2k और आपको a क्रॉस b निकालना है, तो a क्रॉस b के लिए सिंपल सा बात है, आप एक डिटर्मिनेंट बना दीजिए जिसके पहले रो में होगा i j k, दूसरे रो में होगा वेक्टर a का कंपोनेंट यानी a1 b1 c1 और तीसरे रो में होगा वेक्टर b का कंपोनेंट a2 b2 और c2। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा a क्रॉस b। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये तो आप सिंपल सा बात जानते ही हैं कि अगर कोई वेक्टर a बराबर है x1 या xi प्लस yj प्लस zk, तब ऐसे स्थिति में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर। ये एकदम 2 नंबर का गारंटेड सवाल है बाबू, ध्यान देना, आना ही है इसको 100%। चलिए डिटर्मिनेंट के से आगे बढ़ते हैं। आइए मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, आने वाला जो संभावित सवाल है उसमें आप ध्यान दे दीजिए। डिटेल के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मैट्रिक्स पर करीब करीब 35-40 वीडियो आपको बना हुआ मिलेगा, वहां जा कर के आप उसके पूरे कंटेंट को देख सकते हैं। फिलहाल आपको मैट्रिक्स से देखने की जरूरत है। लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन है? तो 3 प्रकार का क्वेश्चन मैट्रिक्स में है। एक क्वेश्चन है कि सम ऑफ सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है, सम ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है। दूसरा है एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना, और तीसरा सवाल है एडज्वाइंट का मैट्रिक्स का एडज्वाइंट निकालना। तो तेजी में हम मैट्रिक्स को पहले रिवाइज कर देते हैं 2-4-5 मिनट में पूरे चैप्टर को। मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट इन विच नंबर्स आर प्लेस्ड इनसाइड बिग ब्रैकेट। ध्यान दीजिएगा, इन ए डिटर्मिनेंट elements are arranged in between parallel lines, whereas in a matrix the elements are arranged inside a big bracket। यहां भी इसको एलिमेंट ही कहेंगे भाई। इसी एलिमेंट को लिखने का तरीका होगा ए आई जे। ध्यान दीजिए, ए आई जे का मतलब हुआ एलिमेंट्स ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका मतलब 1 हो गया A11, 2 हो गया A12, 3 हो गया A13, 4 हो गया A14। इस प्रकार से मैट्रिक्स में कोई जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम बराबर ही हो। इन ए मैट्रिक्स इट मे बी पॉसिबल दैट द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, बट इट मे बी पॉसिबल बोथ आर इक्वल्स। दोनों इक्वल भी हो सकते हैं भाई, और इक्वल नहीं भी हो सकता है। यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर होगा तब ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, और यदि रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है तब ये मैट्रिक्स जो है अलग अलग मैट्रिक्स में बढ़ जाएगा। इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो जाएगी या रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ढेर सारा मैट्रिक्स का टाइप है, बस ऐसे ही हम बोल देते हैं, आप समझ लीजिए बात को। पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो।
कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, कॉलम ज्यादा हो और रो कम हो, और रो ज्यादा हो कॉलम कम हो, तब ये कहलाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद होता है आपको नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब हुआ प्रत्येक एलिमेंट से 0 हो जाए। इसके बाद होता है आपको स्केलर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए, नन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए और बाकी एलिमेंट अलग अलग हो, इस प्रकार से ये कहलाएगा। इसके बाद आपको होता है डायगोनल मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए, डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो जाए। इसके बाद हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। यहां से भी एक सवाल रहता है, दे देगा ऑब्जेक्टिव में, जरा ध्यान दीजिएगा। एक होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स में रो के एलिमेंट को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है ट्रांसपोज। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ए का ट्रांसपोज का मतलब होगा जो रो में एलिमेंट है उसको हम कॉलम में कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से एक ऑब्जेक्टिव जरूर पकड़ाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix is said to be symmetric if its transpose is same as that of A। अगर A का ट्रांसपोज A ही मिलता है तो सिमेट्रिक होगा, और यदि A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स A का निगेटिव हो जाए तब ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपको ध्यान देना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए 2 पॉइंट और, किसी मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को यदि जोड़ दिया जाए तो ये सिमेट्रिक होगा, यानी A प्लस A का ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। A माइनस A का ट्रांसपोज is always skew symmetric. Half of A plus A का ट्रांसपोज is always symmetric and half of A minus A का ट्रांसपोज is always skew symmetric। यदि आप half of A प्लस A के ट्रांसपोज में हाफ ऑफ A माइनस A के ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो ये मैट्रिक्स A मिलता है। इट मीन्स ईच एंड एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 मैट्रिसेज आउट ऑफ विच one is symmetric and other is askew symmetric। यहां से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। Each and every matrix can be expressed as sum of 2 matrices out of which one of them is symmetric and other is askew symmetric। यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा कि किसी मैट्रिक्स का आप 2 बार यदि ट्रांसपोज निकालते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। A प्लस B का ट्रांसपोज निकालना है
तो इसका मतलब होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यदि आप ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब होगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अगर आप निकालना चाहते हैं ए गुना बी का ट्रांसपोज तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज। ए गुना बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज। सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम आपको क्या बता दिए? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो और उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। इसका मतलब अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है तो ये कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आप आइए किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स से, इन्वर्स का मतलब हुआ ए इन्वर्स लिखेंगे। तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब और केवल तब डिफाइंड है जब वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके इन्वर्स को लिखने का तरीका होगा ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप समझ गए होंगे कि हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए इन्वर्स डिफाइंड तभी होता है जब हम डिनोमिनेटर में मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखते हैं। यदि डिटर्मिनेंट में यदि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर के डिफिनीशन को उल्लंघन कर देगा, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। अब आइए किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए बराबर ए बी सी डी, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट का पहले आप कोफैक्टर निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पर है ए बी सी डी, तो ए जो एलिमेंट है वो पहले रो और पहले कॉलम में है, तो हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड माइनर। तो इसका साइन हो गया आपका पॉजिटिव, साइन हो गया पॉजिटिव। उसके बाद हम लिखते हैं माइनर, तो पहले रो और पहला कॉलम को छोड़ दिया तो बच गया डी। C12 देखिए क्या है, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 3 ऑड है तो इसका साइन होगा नेगेटिव। अब पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सी। C21 बराबर हो गया, यानी सेकेंड रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, देखिए सेकेंड रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे तो बी, साइन निगेटिव। C22 क्या हो जाएगा भाई, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे तो मिल जाएगा ए, और इनका साइन होगा पॉजिटिव क्योंकि इनको जोड़ने पर 4 मिल रहा है। तो जो कोफैक्टर मिला उससे आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए। क्या हो जाएगा भाई, डी माइनस सी माइनस बी और ए। किसी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट, ये कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना है ना उसका ट्रांसपोज होता है। याद रखिएगा इस बात को, किसी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है वो है क्या, तो उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनाए हैं उसका ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो वाले एलिमेंट को कॉलम में बदल देंगे, यानी डी और माइनस सी, यहां हो गया माइनस बी और ए, ये आपका एडजॉइंट हो गया। बात समझ रहे हैं। इसका एक ट्रिक्स भी है, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर दीजिए और बाकी जो 2 एलिमेंट बचा है उसको जहां है वैसे ही रहने दीजिए, बस साइन चेंज कर दीजिए।
हाउ कैन बी राइट द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स विदाउट यूजिंग पेन? दिस इज नॉट अ मैजिक, दिस इज द मैटर ऑफ नॉलेज। आप याद कीजिए, कंसेप्ट है, ट्रिक्स क्या होगा? कंसेप्चुअल है, प्रॉब्लम बनाए हैं, उसके स्टेप को आप अब्सेंट कर देते हैं तो लास्ट में रिजल्ट मिल जाता है। कुछ लोग उसी को ट्रिक्स कह देते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप एडजॉइंट लिखने के लिए क्या तरीका हुआ? विदाउट यूजिंग पेन हम लोग क्या कर लेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे और सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट जैसे है वैसा ही लिख देंगे, साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद है एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब हुआ कि इट इज द मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑल्सो। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एक तरीका तो आपने देखा, एडजॉइंट वाला, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक और तरीका है जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 प्रकार का होता है। किसी एक रो को आप दूसरे रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी एक रो में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक रो में दूसरे रो को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अच्छा, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हुए हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो आप एक एग्जांपल से समझ लीजिएगा और इसको बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहां से एक सवाल आना तय है। ध्यान दीजिए, अगर कोई 2 मैट्रिक्स ए और बी इस प्रकार से हो कि ए गुना बी बराबर आई मिल जाए। आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 होता है और बाकी नॉन डायगोनल जो एलिमेंट हैं वो 0 हो जाते हैं। ये I2 हो गया। अगर थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लिखना है तो ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ए और बी कोई 2 मैट्रिक्स ऐसा है कि इनका प्रोडक्ट यूनिट मैट्रिक्स हो जाए तो ए और बी आपस में कहलाएंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ए और बी को कहेंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए यह सवाल हो सकता है कि 2 मैट्रिसेज ए एंड बी आर सेड टू बी इनवर्टिबल मैट्रिक्स इफ ए इंटू बी बराबर आई। ऐसे स्थिति में ए का इन्वर्स होगा बी और बी का इन्वर्स होगा ए। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं इसको बढ़िया से। मान लीजिए ए बराबर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और आपको ए इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे ए बराबर ए इंटू आई। ये एक अलग कैरेक्टर है, इसको याद रखिएगा। किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ए बराबर हो गया ए आई। मैट्रिक्स ए आपका है 1 2 3 4। इधर ए आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देना है और आई का मतलब हो गया 1 0 0 1। अब आप यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए, इस प्रकार से लगाइए कि ये बन जाए यूनिट मैट्रिक्स आई में। तो ध्यान दीजिए, ये 1 आपका है ही, यहां हमको चाहिए 0। ये 0 कैसे मिलेगा? तो आप R2 में घटा दीजिए R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके। देखिए ये 3 था तो ये 1 3 जा 3 हो जाएगा, घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2। 3 माइनस 3 यानी 0, 4 माइनस 6 यानी -2 इज इक्वल्स टू, यही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी होगा 1 0। 0 में से घटाएंगे इसका 3 गुना यानी -3। 1 में से घटाएंगे 0 का 3 गुना तो 1 ही रह जाएगा। ये आपको मिल गया 1 0। अब यहाँ भी चाहिए 0। ये 0 कैसे आएगा? जब आप R1 में R2 को
ऐड कर देंगे। R1 को हम कर दिया क्या, R1 प्लस R2। R1 में R1 प्लस R2 कर दिया, तो देखिए 1 प्लस 0 1 हो गया, 2 और माइनस 2 0 हो गया, ये 0 और माइनस 2 रह गया। ऑपरेशन R1 में किए हैं तो R2 में कुछ करने का अधिकार नहीं है। बस ध्यान देते चलिएगा कि एक बात को, यही काम हम राइट हैंड साइड में करेंगे। तो 1 में -3 जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे, -3 और 1 छोड़ देंगे, 5 नंबर आपको दिलाएगा ये। अब देखिए इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलना था, ध्यान दीजिए, हमको हर हाल में इसको आई बनाना है। आई बनाना है मतलब प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 रखना है और बाकी एलिमेंट को 0 करना है। तो 1 आ गया, ये सब 0 आ गया, यहां चाहिए -1। अब क्या कीजिएगा कि ये -1 में बन जाए, तब्दील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो इसको आप -1/2 से डिवाइड कर दीजिए, -2 है ना, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्या किए भाई, R2 को मल्टीप्लाई किए हैं -1/2 से, यानी R1 में तुम कुछ करेंगे नहीं, जैसे है वैसे लिख दिया। ये 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 0 रह जाएगा, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, तो ये मिल जाएगा 1। अब ये हो जाएगा a इंटू R1 हो गया -2 -1, ये हो जाएगा -3 गुना -1/2 यानी 3/2, ये हो जाएगा 1 इंटू -1/2 यानी -1/2। अब ये बदल गया, देखिए I, ये हो गया A और इसको मान लीजिए B, तो आपको क्या मिल गया, A गुना B बराबर I, और यही तो चाहिए। अगर A गुना B बराबर I मिल गया तो A और B इन्वर्टिबल है भाई। इन्वर्टिबल का मतलब हो गया कि A का इन्वर्स है B और B का इन्वर्स A, मतलब हमको A का इन्वर्स निकालना था, तो A का इन्वर्स हो गया B, और B है क्या अपने पास, यही एक मैट्रिक्स है, -2 -1 3/2 -1/2। ये हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल, ट्रिक्स से। कैसे, A इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसका डिटर्मिनेंट देखिए क्या हो जाएगा, 4 - 6 यानी -2। और एडजॉइंट के लिए हमने आपको क्या बताया कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को आप पलट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, और इसको जैसे वैसे ही रहने दीजिए, बस साइन चेंज कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट मिला था -2। तो मैट्रिक्स में किसी नंबर से आप जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक नंबर में करना होता है। तो 4 में -2 से डिवाइड करेंगे तो -2, -2 में -2 से डिवाइड करेंगे 1, -2 था 4 और -2, ये हो गया -2 डिवाइडेड बाई कितना 4 - 6 -2, और ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या था, हाँ ये आपका हो गया 1 0 0 -2, यहाँ पर -2 और ये 1 ही था, ध्यान दीजिएगा ये 1 ही था। हाँ, ये -3 में डिवाइड करेंगे -2 से तो हो जाएगा 3/2, और 1 में डिवाइड करेंगे -2 से तो -1/2। देखिए ये दोनों आंसर सेम आया, -2 ये लिखा गया है -1 ही है, 1 ही है। ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए इस प्रॉब्लम को बैक में जाकर देखिए एक बार और दोबारा इसको बनाने का प्रयास कीजिए, तो हम समझते हैं कि यहाँ से आपको मैट्रिक्स का सवाल पकड़ा जाएगा। चलिए एक और चैप्टर आपको रिवाइज कर देते हैं। कितना टाइम हो गया होगा, छोड़ दीजिए, तो आज इतने ही रहने देते हैं, फिर एक वीडियो और आपको जैसे बनाते थे ट्रेडिशनल में उसी तरह से बना करके आज रात में लगभग कर दिया जाएगा।
मतलब एक एक तारीख को आपका एग्जाम है, हर हाल में आपको एक बार देख लेने की आवश्यकता है। जितना जल्दी आप इसको देख लीजिए बढ़िया से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। वीडियो